जो आप आईएएस बनेंगे, याद रखिए कि उसे कोई कोचिंग संस्थान आपको नहीं बना सकता, कोई किताब नहीं बना सकती, कोई मेंटर नहीं बना सकता और कोई नोट्स नहीं बना सकते। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब आपकी सिर्फ मदद करने के लिए हैं, आपको बना देने के लिए नहीं है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितनी मदद लेते हैं, किस तरीके से मदद लेते हैं, बस दैट्स ऑल। यदि आप सफल होंगे तो सिर्फ अपनी वजह से होंगे, और ठीक इसी तरह से यदि आप असफल होंगे तब भी सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से ही होंगे। आईएएस बनने की तैयारी में जुटे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में आप सबसे उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट ज़्यादातर करते हैं, और मुझे ये लगता है कि यदि वे अपनी इन 5 गलतियों को सुधार लें तो उनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और साथ ही साथ उनके सफल होने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि मैं 5 गलतियों की बातें कर रहा हूँ, 5 ही गलतियाँ हैं। सुनने में आपको वो बड़ी सरल, सहज और हो सकता है कि सतही भी लगे, लेकिन विश्वास कीजिए कि ये ऐसी बड़ी गलतियाँ हैं जो हमसे हो जाती हैं और हमें पता नहीं लग पाता, और वही हमारी असफलता का कारण बन जाती हैं। और दोस्तों, ये जो बातें मैं आप सबसे कर रहा हूँ, ये बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर कर रहा हूँ। मैंने बहुत डीपली इसे ऑब्जर्व किया है और बहुत लंबे समय से मैं ऑब्जर्व करता आ रहा हूं। तो देखिए, गलती नंबर 1, यूपीएससी के लिए जो एप्लीकेशन भरते हैं उनकी संख्या लगभग 11 लाख के करीब हो गई है। ठीक है, इसमें से भले ही आधे ही बैठते हों, लेकिन शुरू में तो उन सब ने 11 लाख लोगों ने सोचा था कि हमें आईएएस देना है। तो जब उन्होंने ये सोचा था कि मुझे आईएएस बनना है, तो डेफिनेटली ये थॉट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं से तो आया होगा। यानी कि उन्होंने कहीं कुछ सुना, वे मोटिवेट हुए और उन्हें लगा कि नहीं नहीं, मैं भी बन सकता हूँ। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक समस्या है और बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही बारीक समस्या है फ्रेंड्स, बहुत ही बारीक समस्या। मैंने पाया है कि आगे चल करके स्टूडेंट को ये भ्रम हो जाता है कि ये जो मोटिवेशन है ना, यही तैयारी है। अब आप देखिए कि मोटिवेट हुए, लेक्चर सुने, जोश आया, इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन जब परीक्षा की डेट आई तो बैठने वालों की संख्या आधी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और बहुत ही सूक्ष्म प्रॉब्लम है जो लोगों के समझ में नहीं आती। वो इस भ्रम के शिकार हो जाते हैं कि अगर वो मोटिवेशनल लेक्चर सुनते रहे यूट्यूब पर या दूसरे तरीकों से मोटिवेट होते रहे तो उनकी तैयारी हो रही है, और तैयारी होती क्या है? वो ये भूल जाते हैं कि मोटिवेशन अपने आप में काम आती है, लेकिन उसकी एक सीमा है। उसकी सीमा क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक किसी गमले में एक पौधा लगा हुआ है, उसकी पत्तियां मुरझा गई, तो मुरझाई हुई पत्तियां अब मांग कर रही हैं कि मुझे पानी दो। आप उसमें पानी डाल देते हैं, पत्तियां फिर से टटकी हो जाती हैं, उनमें ताजापन आ जाता है। लेकिन पानी ही तो सब कुछ नहीं है। पानी उसके मुरझाएपन को खत्म कर सकता है, लेकिन उसमें हरियाली नहीं ला सकता, उसे पीला पड़ने से नहीं रोक सकता, उस पत्ती में ताकत नहीं ला सकता, उसके लिए खाद चाहिए। तो दोस्तों, मैं मोटिवेशन के विरोध में नहीं कह रहा हूं, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो मोटिवेशन है ना, उसका इस्तेमाल एक दर्द निवारक गोली की तरह होना चाहिए, एनाल्जेसिक के टैबलेट की तरह होना चाहिए कि जब ज़रूरत है तब थोड़ी सी बातें सुन ली, जोश आ गया, निराश होने से बच गए, हमने अपने को डिप्रेशन से उबार लिया और इसके बाद फिर पढ़ने में लग गए। तो जो पहली बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जो मोटिवेशन है वो प्रिपरेशन नहीं है। प्लीज़ इसे आप नोट कर लें। तो फिर आपको करना क्या है? दोस्तों, जो दूसरी सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो करते हैं पढ़ाई के तौर तरीकों को लेकर। देखिए, 2 शब्द हैं, रीडिंग एंड स्टडिंग। मेरे पास बहुत से मेल्स आते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमने एनसीईआरटी 5 बार पढ़ ली, और कितने बार पढ़ना चाहिए? सर मेरा ये सब्जेक्ट है, उसको मैंने 4 बार पढ़ लिया है, कितनी बार और पढ़ूं? सवाल ये नहीं है कि आप कितनी बार पढ़ेंगे, सवाल ये है कि आपने स्टडी की है या नहीं की है। क्या दोनों में फ़र्क है? रीडिंग और स्टडी में थोड़ा सा फ़र्क है। रीडिंग आप एक सरफेस तरीके से मनोरंजन के तौर पर, सतही तौर पर करते रहते हैं, जब भी मन आया कोई भी चीज़ उठा लिया, आपने पढ़ लिया। लेकिन जो स्टडी है वो गंभीरता की मांग कर रही है।
यानी कि जब आप किसी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो उसे ध्यान से पढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप उन्हें अंडरलाइन करते हैं, हो सकता है कि आप नोट्स भी उसके बनाएं। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से जब आप किसी विषय को समझते हैं तब हम उसे कहते हैं स्टडी। तो याद रखिए कि आपको केवल रीडिंग नहीं करनी है बल्कि स्टडी करनी है, और स्टडी में भी प्लीज़ याद रखिए कि केवल रटना नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स की ऐसी आदत हो चुकी है, क्योंकि कॉलेज में वो यही कर रहे थे, उन्हें मार्क्स भी मिले, सफल भी हुए, तो उन्हें लगता है कि हम अगर रट लेंगे किसी टॉपिक को तो हमारी तैयारी हो जाएगी। अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के चाहे प्री के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, मेंस के उठा करके देख लीजिए, क्या आपको लगता है कि केवल रट लेने से आप उनके आंसर दे पाएंगे? नो डाउट कि फैक्ट की जानकारी आपको होनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि यदि आपने किसी प्रश्न के उत्तर को रट लिया, किसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया, तो आप मान लें कि आपकी तैयारी हो गई है। नहीं, आपको उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, उस पर कमांड बनानी होगी, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे उसे जोड़कर देखना होगा, जिस टॉपिक को आप तैयार कर रहे हैं उसे अपडेट करते रहना होगा, यानी कि जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, जो करंट अफेयर्स जिसे आप कहते हैं, उनसे जोड़कर चलना होगा, तब आपकी स्टडी होगी। तो दोस्तों, अब आप अपने दिमाग में रीडिंग की जगह स्टडी को ले आएँ। आपको रीडिंग नहीं करनी है, आपको स्टडी करनी है। दोस्तों, एक और बड़ा संकट, और संकट ये है कि अब जिस तरह का भी माहौल बन गया हो आईएएस की तैयारी को लेकर, स्टूडेंट को ये लगने लगा है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग अटेंड करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भटकना चाहिए इधर उधर। क्या बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, इस कोचिंग में गए थे, इसके बाद यहाँ नहीं बात बनी तो दूसरी कोचिंग में चले गए, दूसरी कोचिंग में बात नहीं बनी तो तीसरी में चले गए, ये किताब पढ़ रहे हैं, उसी सब्जेक्ट पर उसकी भी किताब पढ़ रहे हैं, तीसरी किताब भी पढ़ रहे हैं, ये भी नोट्स पढ़ रहे हैं, पता नहीं कितने अखबार पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं। इससे होता क्या है, वो जो फोकस्ड तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पाती है। देखिए, हमारा दिमाग तो चाहे थॉट्स ही क्यों न हो, फैक्ट्स को एक इमेज के फॉर्मेट में रिसीव करता है। हमारे दिमाग में तो वो इमेज के रूप में चीज़ें रहती हैं। अगर एक ही टॉपिक पर हमने अलग अलग तरीके के 10 इमेजेस क्रिएट किए तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमको एग्जामिनेशन के हॉल में भुगतना पड़ता है। हम ठोस तरीके से उत्तर देने की स्थिति में अपने आप को नहीं पाते हैं। जो लोग भी बताते हैं अपने अपने ढंग से बताते हैं, और सच पूछे तो उनके बताने में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो यहाँ आपको डिसाइड करना होगा, मान लीजिए कि आप कोई कोचिंग अटेंड करना चाह रहे हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं, कोई बुक लेना चाह रहे हैं किसी सब्जेक्ट की, तो आप उसके लिए थोड़ा सा समय लगाइए, सोच समझ कर लीजिए, और एक बार अगर आप सोच समझ कर ले लेते हैं तो फिर उस पर टिके भी रहिए। इधर उधर भागने से सोचेंगे कि सेलेक्ट हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सही नीति है। यहाँ मैं आपको मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा, शायद मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ इन पंक्तियों से ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई हैं। उसमें उन्होंने लिखा है, मदिरालय जाने को घर से निकला है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं अब मैं, असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। दूसरों की बातें सुनिए, जहाँ आपको लगता है कि नहीं करेक्ट करने की मुझे ज़रूरत है, वहाँ स्वयं को करेक्ट भी कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं तो आपको अपना राजपथ बनाना ही चाहिए कि नहीं, मेरी ये नीति है, मैं इनके गाइडेंस में तैयारी कर रहा हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, जब हम भटकते हैं, चाहे वो किताबों को लेकर के हो, संस्थानों को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं हम मान कर चलते हैं कि उसके प्रति हमारे अंदर विश्वास की कमी है, और आस्था और विश्वास की जो कमी होती है वो हमारी पढ़ाई को बहुत कमज़ोर कर देती है। ये उसका मनोवैज्ञानिक सत्य है। शुरू में आप समय लगाइए, पूरा वक्त लगाइए निर्णय लेने में, और एक बार जब निर्णय ले लेते हैं तो जब तक कि उसके विरुद्ध आपको बहुत बड़े प्रमाण नहीं मिल जाते या आपका अनुभव नहीं हो जाता, तब तक फिर वहाँ टिके रहिए, डटे रहिए। आप सक्सेस हो सकते हैं,
भागने से नहीं होंगे। आप आज नहीं तो कल समझेंगे, पक्के तौर पर समझेंगे। और वो ये कि जो आप आईएएस बनेंगे, याद रखिए कि उसे कोई कोचिंग संस्थान आपको नहीं बना सकता, कोई किताब नहीं बना सकती, कोई मेंटर नहीं बना सकता और कोई नोट्स नहीं बना सकते। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब आपकी सिर्फ मदद करने के लिए है, आपको बना देने के लिए नहीं है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितनी मदद लेते हैं, किस तरीके से मदद लेते हैं, बस दैट्स ऑल। यदि आप सफल होंगे तो सिर्फ अपनी वजह से होंगे, और ठीक इसी तरह से यदि आप असफल होंगे तब भी सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से ही होंगे। तो प्लीज़, ये तीसरी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी ओर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना था। दोस्तों, जो चौथी गलती मैंने पाई है, लोग खूब पढ़ते हैं, वो मेहनत में कोई कमी नहीं करते, कई कई साल तक पढ़ रहे होते हैं, एक दिन में कई कई घंटे पढ़ रहे होते हैं, अपना घर बार छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन पता लगा कि सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं प्री और मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, देखिए भले ही सिलेक्शन ना हो तो आपको मार्क्स तो पता लग ही जाते हैं कि प्री में आपके मार्क्स कितने आए, मेंस में आपके मार्क्स कितने आए। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर में आपके मार्क्स कितने आए, सीसेट में आपके मार्क्स कितने आए। तो कम से कम आप अपने को इवेल्युएट तो कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स थे, तो थर्ड अटेम्प्ट में मैं कितना राइज कर पाया हूँ, कितना आगे बढ़ा हूँ। और अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या बहुत ही थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, नहीं के बराबर, मान लीजिए कि किसी साल आपके 25% मार्क्स आए हैं, अब वो 27 आ गए, तो 27 तो कुछ भी नहीं है, ये संतोषजनक बात नहीं है कि 25 के 27 तो हो गए, नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप इस सच को स्वीकार कीजिए कि आप पढ़ तो जरूर रहे हैं, आप चल तो जरूर रहे हैं, लेकिन आपका ये जो चलना है ये गोल घेरे का चलना है। आप एक वृत्त में चल रहे हैं, घेरा बड़ा नहीं हो रहा है, आप चल रहे हैं। तो आप केवल यूं कह लीजिए कि मेहनत करने का भ्रम पाले हुए हैं, बात नहीं बन रही है। इसका मतलब है कि अब वह वक्त आ गया है जबकि आपको अपने तैयारी करने के तौर तरीके के बारे में सोचना चाहिए। आप ये मत कहिए कि यूपीएससी कुछ गड़बड़ कर रहा है या इस बार इस वजह से बात नहीं बनी है। आप खुद की तरफ उंगली उठाइए और जानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सी वजह हैं जिनकी वजहों से बात नहीं बन रही है। तो बहुत लोगों के दिमाग में मेहनत करने का भी भ्रम बना रहता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, कितना तो पढ़ रहे हैं, कितनी कितनी किताबें पढ़ रहे हैं, वे भी नोट्स पढ़ लिए, ये भी नोट्स पढ़ लिए, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है कि जो चलना हो रहा है वो एक गोल घेरे में चलना हो रहा है। दोस्तों, इसके प्रति भी सतर्क रहना होगा। पांचवी और आखिरी गलती, ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाएं, बहुत मुश्किल होता है। हालांकि स्वीकार करने के लिए रिजल्ट हमारे सामने है। अगर मैं मान लीजिए कि गलती नहीं कर रहा हूं तो थर्ड अटेम्प्ट में ही मेरे इतने कम मार्क्स क्यों हैं जबकि मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूं। तो अगर मेरे मार्क्स कम है तो मुझसे कोई ना कोई गलती तो हो रही है। अब सवाल यह है कि आप अपनी इस गलती को पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं, जिसे मैं कहूँगा मेरा अपना ब्लैक स्पॉट। मैं उन्हें पहचान पा रहा हूँ कि नहीं पहचान पा रहा हूँ। क्योंकि अपने प्रति सभी के दिमाग में एक सदाशयता का भाव रहता है, करुणा का भाव रहता है, सही होने का भाव रहता है। क्या सच में आप इसे तोड़ पाएंगे? क्योंकि हम सबके अंदर भी एक ब्लैक होल है, और वो जो ब्लैक होल है वो चीज़ों को स्वीकार नहीं करने देता। चीज़ें तो उसके अंदर आ करके समाती चली जाती हैं, लेकिन वे किसी काम की नहीं होती हैं। सुन लिया, पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। क्योंकि जब तक मन में स्वीकार का भाव नहीं है कि नहीं, मेरी ये गलती है और मुझे अपनी इस गलती को ठीक करना है, तब तक तो बात नहीं बनेगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ, जिसका रिजल्ट 2023 में डिक्लेयर हुए, उसकी जो टॉपर रही हैं, नाम आप जानते हैं, इशिता किशोर। जो पहला इंटरव्यू उन्होंने दिया था सक्सेस होने के बाद, उसमें उन्होंने अपनी सफलता का राज केवल ये बताया था कि मैं हर बार अपनी गलतियों और कमजोरियों को जानने, समझने और पकड़ने की कोशिश करती थी, और मेरी कोशिश रहती थी कि मैं उन्हें दूर कर सकूं। उसके लिए जो करना पड़ता था मैं करती थी। यानी कि लगातार वो अपनी गलतियों को ठीक करती चली गई और अंततः थर्ड अटेम्प्ट में, और एक ऐसी कैंडिडेट जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पा रही हैं, टॉप कर जाती हैं। तो इसका रहस्य नहीं है कोई, ये कोई रहस्य नहीं है।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई अलौकिकता नहीं है। सिंपल सी बात है कि करेक्ट योरसेल्फ, हमेशा अपने को करेक्ट करते जाइए। तो मुझे लगता है कि यदि आप अपने आप को इन 5 गलतियों से बचा सकेंगे, या यूँ कह लीजिए कि मैंने जो 5 बिंदु बताए हैं, अपनी प्रिपरेशन का इन्हें आप आधार बना सकेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत तेज़ी के साथ होगी। सफलताओं की जो संभावनाएं हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एक बार करके देखिए, आपको इसके परिणाम मिलेंगे। मैं इसके बारे में आपको विश्वास दिला सकता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियो लगातार आप सबको उपलब्ध कराते रहें, तो आप सब इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इसे पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। बस इतना ही। नमस्कार।